नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। दिल्ली में आज वामपंथी उग्रवाद पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। नक्सल समस्याओं से जूझ रहे राज्य होंगे बैठक में शामिल। शरद पवार या अजीत पवार, किसकी है एनसीपी? आज निर्वाचन आयोग में होगी अहम सुनवाई। पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुट रखेंगे अपना पक्ष। तेलंगाना दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में होंगे शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटे पार्टी पदाधिकारी। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा के बाद आज रिजर्व बैंक करेगा नतीजों की घोषणा। पिछले कुछ महीनों से स्थिर रेपो रेट पर टिकी सबकी नजरें। रूसी हमले में पूर्वी यूक्रेन में 50 से अधिक लोगों की मौत। खार्किव के ह्रोजा गांव में कैफे पर हुआ हमला, संयुक्त राष्ट्र ने की निंदा। एशियाई खेलों में बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी। वहीं पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से। तीरंदाजी, कुश्ती, कबड्डी और बैडमिंटन में भी भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दम। क्रिकेट विश्व कप में आज हैदराबाद में भिड़ेगी पाकिस्तान नीदरलैंड्स की टीम। कल न्यूजीलैंड ने गत विजेता इंग्लैंड को 9 विकेट से शिकस्त देकर शुरू किया अभियान। केंद्र सरकार की नक्सल विरोधी नीतियों के कारण हिंसा में काफी कमी आई है। इसकी समीक्षा के लिए आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। वामपंथ उग्रवाद पर होने जा रहे इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। ये वो राज्य हैं जो वामपंथी उग्रवाद या नक्सली समस्या से प्रभावित हैं। केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के भी इसमें शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य नक्सल प्रभावित राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना है। वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय साल 2015 से राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना पर काम कर रहा है। इस नीति से वामपंथी हिंसा में कमी आई है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ये संगठन 1998 से ही देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में कहा कि इसके सदस्य हमेशा भारत में अलगाववाद और आतंकवादी हरकतों को बढ़ावा देने में शामिल रहे हैं। संगठन के सदस्य लोगों को भड़काकर कश्मीर को अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। इस संगठन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर की मुख्य आपराधिक रणबीर दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनसीपी पर अधिकार को लेकर दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग के दफ्तर में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, जिसमें चाचा शरद पवार और उनके बागी हो चुके भतीजे अजीत पवार दोनों अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद होंगे।
इन सबके बीच सुनवाई से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अपने बयान में दावा किया है कि पार्टी का संस्थापक कौन है, यह हर कोई जानता है। शरद पवार ने यह भी कहा कि जनता क्या सोचती है, ये भी काफी अहम है। दरअसल जब अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत की थी, तब से पार्टी में फूट के बाद एनसीपी पर अधिकार पर चाचा भतीजे आमने सामने हैं। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में हलफनामा दायर किया था, वहीं शरद पवार खेमे ने भी चुनाव आयोग में एक कैविएट दायर कर अनुरोध किया था कि पार्टी की लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी में 2 जुलाई को विभाजन हुआ था, जब अजीत और 8 विधायक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल हो गए। इसके तकनीकी तथ्य को समझें तो जब भी पार्टियां टूटती हैं तो उनके चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। चुनाव आयोग प्रतीक आदेश 1968 के पैरा 15 का उपयोग करते हुए मामले पर निर्णय देता है। चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल में इसके अधिकार से जुड़े विवाद पर चुनाव चिन्ह को जब्त करने की शक्ति है। आयोग को 1968 के आदेश के तहत राजनीतिक दलों को पहचान देने और चिन्ह आवंटित करने का भी अधिकार है। और बीजेपी तेलंगाना विधानसभा चुनाव को अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रही है और इसी के तहत राज्य पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा तेलंगाना में आज पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होंगे और उससे पहले बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बुधवार को शुरू हुई 3 दिवसीय द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर वित्तीय बाजार सहभागियों की नजर है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई रेपो रेट को पहले की तरह रखते हुए उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो मकान और गाड़ी की बिक्री में तेजी जारी रहेगी। रिजर्व बैंक ने अप्रैल, जून और अगस्त में रेपो दर को 6.5% पर कायम रखा था। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1.5 साल से अधिक हो चुके हैं। बावजूद इसके संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर जोरदार हमला किया है। इस हमले में 6 साल के मासूम सहित 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस की सीमा से लगे युद्धग्रस्त क्षेत्र के कुपियांस्क जिले में हमला हुआ है, जहां मॉस्को की सेनाएं पिछले साल यूक्रेनी सैनिकों के हाथों खोए हुए क्षेत्र को फिर से हासिल करने के लिए प्रयास कर रही हैं। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ने कहा कि जिस वक्त हमला हुआ उस समय वहां पर कई नागरिक मौजूद थे। मौके पर बचावकर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले को भयानक बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगले महीने बैठक की योजना बन रही है।
वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार व्हाइट हाउस इस बैठक की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में संबंध काफी तनावपूर्ण रहे हैं, जिसमें जासूसी का आरोप, मानवाधिकार के मुद्दे और व्यापार शुल्क सहित कई मुद्दे अहम रहे हैं। ये बैठक हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच अन्य उच्च स्तरीय बैठकों के बाद होगी। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने न्यूयॉर्क में चीनी उपराष्ट्रपति हांग झींग से मुलाकात की और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने माल्टा में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। जो बाइडेन और शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई थी। बाइडेन के पदभार संभालने के बाद उनके बीच पहले फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 5 बार बातचीत हुई। और बात एशियन गेम्स की। चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। आज पुरुष क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीम आमने सामने है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत आज पुरुष हॉकी के फाइनल मुकाबले में जापान के खिलाफ मैदान पर उतरेगा। वहीं तीरंदाजी, कुश्ती, कबड्डी और बैडमिंटन सहित अन्य खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के दूसरे मुकाबले में आज नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। ये मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों को अभ्यास मैचों में जीत नसीब नहीं हुई है। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश आज के मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का आगाज जीत से करने की होगी। वहीं कल खेले गए टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने गत विजेता इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 282 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने 36.2 ओवर में 1 विकेट पर 283 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे वचन रविंद्र ने कमाल कर दिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 273 रन की रिकॉर्ड साझेदारी करते हुए मुकाबला न्यूजीलैंड के नाम किया। और इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।